कक्षा 9 छत्तीसगढ़ स्टेट बोर्ड की ये बुक है। इसका हम करेंगे हिंदी का 3.4 पाठ का सारांश हमने पहले कर चुके हैं और रीढ़ की हड्डी इसका प्रश्न उत्तर आज करेंगे हम। तो प्रश्न पहला है, लड़के वालों के स्वागत में राम स्वरूप के घर में हो रही तैयारियों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, लड़के वालों के स्वागत में राम स्वरूप के घर में साफ़ सुथरी चादर व दरी बिछाई गई, तख्त पर ग्रामोफोन रखा गया, खाने के लिए नमकीन, चाय, मिठाई व टोस्ट रखा गया। फिर अगला क्वेश्चन है, पुराने ज़माने की लड़की और उमा के बीच में क्या अंतर है। तो पुराने ज़माने की लड़कियां और उमा के बीच में निम्नलिखित अंतर है। तो पुराने ज़माने की लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी, किंतु उमा बीए पास थी। पहले विवाह माता पिता की इच्छा से हो जाता था। आजकल लड़कियों की इजाज़त के बिना शादियाँ नहीं होती हैं। पुराने समय में भेड़ बकरियों की तरह माता पिता की बातों का सम्मान कर लड़कियों का ब्याह हो जाता था। लड़कियां ब्याह कर लेती थी, पर आजकल लड़कियां देख सुनकर अपनी इच्छा जाहिर करती हैं। पहले बिना दहेज की लड़कियों की शादी नहीं होती थी, किंतु आजकल ज़्यादातर लड़कियां दहेज के खिलाफ आवाज़ उठा देती हैं। फिर अगला प्रश्न है कि उमा गोपाल प्रसाद से क्यों कहती कि घर जाकर पता लगाई कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं है। तो उसका उत्तर है कि शरीर में रीढ़ की हड्डी के सहारे व्यक्ति सीधा खड़ा होकर बैठता है। इसके बिना सुखी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार समाज क्या है, हमारा शरीर है और रीढ़ की हड्डी चरित्र। तो जैसे समाज में सम्मानपूर्वक यदि जीना है तो अच्छे चरित्र का होना जरूरी होता है। तो शंकर क्या करता है कि लड़कियों को हॉस्टल में छेड़छाड़ करते रहता है और फिर जब पकड़ा जाता है तो माफ़ी मांगता है। तो माफ़ी मांगते देखा गया था और यहाँ उमा से इतनी पूछ परख हो रही थी तो जो उसे पसंद नहीं आता, इसलिए उमा ने कहती है कि घर जाकर देखिए आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं। अब अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर उमा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो उमा कैसी लड़की थी इसके बारे में लिखना है। तो उमा सरल स्वभाव की सीधी सादी लड़की थी। उमा को दिखावा पसंद नहीं था, मतलब दिखावा पसंद नहीं करती थी। उमा को झूठ पसंद नहीं था और बहुत ही साहसी थी। उमा पढ़ी लिखी व खुले विचारों वाली लड़की थी। फिर अगला प्रश्न है कि लड़के वालों के लौटने के बाद उमा की हंसी सिसकियों में क्यों तब्दील हो गई। तो लड़के वालों के लौटने के बाद उमा को लड़के पर हंसी आई पहले तो कि चरित्रहीन युवक है खुद, और लड़कियों को भेड़ बकरी समझने वालों को मैंने अच्छा सबक सिखा दिया। तो बहुत खुश होकर हंसती है, किंतु उसकी शादी क्या बड़ी मुश्किल से जुड़ी रहती है और टूट जाता है रिश्ता, तो फिर रोने लगती, सिसकियाँ भरने लगती हैं। अगला प्रश्न है, उमा के पिता द्वारा अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाना और विवाह के समय उसे छिपाना, यह विरोधाभास उनके किस व्यवस्था को दर्शाता है। तो उमा के पिता द्वारा अपनी बेटी को पहले तो उच्च शिक्षा देते हैं, लेकिन ब्याह के समय से छिपाते हैं, क्योंकि लोग सोचते थे पहले के कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की अगर होगी तो घर के कामकाज नहीं करेगी, ठीक से घर गृहस्थी नहीं संभालेगी। अब पाठ से आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला है कि पढ़ी लिखी लड़की के घर में आ जाने से स्थितियाँ किस प्रकार बदलती हैं, अपना तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो तर्क सहित आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, आपकी जो सोच है, लेकिन मैं अपनी सोच से लिखी हूँ कि पढ़ी लिखी लड़की आने से घर की परिस्थितियाँ कुछ हद तक ही बदलती हैं, क्योंकि ये तो लोगों पे डिपेंड करता है कि उसको कितना सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो लड़की जब ब्याह की जाती है तो नया घर होता है, नए लोग होते हैं और सभी की सोच भी अलग अलग होती है। तो यह लड़की यदि समझदार है और धैर्यपूर्वक परिस्थितियों का संभाल लेती है, अन्यथा धैर्य और समझदारी नहीं होगी तो वह परिवार टूटकर बिखर जाता है। अगला प्रश्न है, क्या लड़के और लड़की की शिक्षा व्यवस्था अलग होनी चाहिए, कारण बताइए। तो इसका उत्तर भी आप स्वयं कर सकते हैं, लेकिन मैंने लिखा है यहाँ पे कि लड़के और लड़कियाँ दोनों ही हमारे समाज का अंग हैं। तो समाज की यदि तरक्की चाहिए तो दोनों का पढ़ा लिखा होना और समझदार होना जरूरी है, तभी हमारी देश की तरक्की होगी, हमारे समाज की, नहीं तो ये उन्नति अधूरी रह जाएगी। तो व्यवस्था अलग नहीं होनी चाहिए, समान व्यवस्था होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अब मुझे कह लेने दो बाबूजी, ये जो महाशय खरीदार बनकर आए हैं उनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उन्हें चोट नहीं लगती, क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई की अच्छी तरह देखभाल कर आगे ये है। फिर इसमें दो क्वेश्चन किया गया। इसमें प्रश्न का है कि इस वक्तव्य में उमा ने किन प्रवृत्ति पर चोट की है। तो इस वक्तव्य में लड़की की भावनाओं पर चोट किया गया है। बहुत पूछ परख होती है ना। तो
अपनी भावना व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और लड़कियों को पढ़े लिखे होने से किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, इसी जो प्रश्न पूछा गया था उसमें कि वक्तव्य में अंत में अधूरे छोड़े गए वाक्य को पूरा करना है। तो डैश डैश जो लिखा हुआ है तो उसका उत्तर है कि जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीदते हैं उसी प्रकार लड़कियों को। फिर प्रश्न 4 है कि रामस्वरूप अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई छिपाते हैं और गोपाल प्रसाद अपने बेटे की कमजोरियों पे पर्दा डालते हैं। क्या आपको उन दोनों का यह व्यवहार उचित लगता है? अपने पक्ष में समर्थन दीजिए और तर्क दीजिए, है ना, कि आप इससे सहमत है कि नहीं। तो रामस्वरूप अपनी बेटी के पढ़ा लिखा होना छिपाते हैं, है ना, और ये अपने बेटे की कमियां छिपाता है बहुत सारा, जो गोपाल प्रसाद होते हैं। तो ये गलत है, दोनों ही अपनी जगह गलत होते हैं, क्योंकि शादी ब्याह जीवन भर का रिश्ता होता है, जीवन भर साथ निभाना होता है। तो खुलकर बातें होनी चाहिए और कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, ये मेरी सोच है। इसके बाद है भाषा के बारे में ना, इसमें ग्रामर होता है। तो वाक्य प्रयोग करना है, बाप शेर बेटा सवा शेर। तो इसका मतलब है पिता से बढ़कर पुत्र। अब वाक्य प्रयोग है, अरे पढ़ाई की मत पूछो, बाप शेर है तो बेटा सवा शेर। फिर अगला है खीसे निपोरना, दांत दिखाकर हंसते हैं उसे कहा जाता है खीसे निपोरना। तो आज कक्षा में अंकित खीसे निपोर रहा था, उसे टीचर की डांट पड़ी। फिर अगला है कांटों में घसीटना, मतलब अपमान का बदला। तो यमन पर राहुल ने गलत किया उसके साथ, है ना, जिससे वह कांटों में घसीटा। फिर चू न करना, मतलब एकदम शांत रहना, चुप रहना। तो कक्षा में शिक्षक के आते ही बच्चे चू नहीं कर पाते हैं। फिर अगला है कानों में भनक पड़ना, मतलब कोई भी गुप्त रहस्य होता है पता चल जाना, ये होता है। तो रवि के पास होने की भनक कानों में पड़ते ही लोग उसे बधाई देने लगे। फिर है आंखें गड़ाकर देखना, एकटक देखते रहना। तो सीमा अनुष्का को काफ़ी दिनों बाद दिखी तो उसे आंखें गड़ाकर देखती रह गई। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे ये वाला, है ना, ग्रामर में है, इन वाक्यों को रेखांकित शब्दों को उनके हिंदी पर्यायवाची शब्दों से इस तरह बदलिए कि वाक्य का अर्थ ना बदले। मतलब ये जो लिखा हुआ है सेम रहेगा लाइन, है ना, जैसे कह दिया तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार ना हो जाए। तो इसमें जो अंडरलाइन किया गया है सिर्फ इसी को हमको इसका पर्यायवाची शब्द लिखना है, ताकि ये पूरा इसका जो लाइन का अर्थ है सेम रहे। तो ये है बेवकूफ़ी की जगह हम लिखेंगे मूर्खता। तो तुम्हारी मूर्खता से सारी मेहनत बेकार ना हो जाए, और सेम रहेगा ना, जैसे का तैसा हम हूबहू उसको उतार देंगे। इसके बाद है लड़कियों के दिल नहीं होते, तो यहाँ लिखेंगे हम लड़कियों के हृदय नहीं होते। उनके दकियन उसे ख्यालों पे मुझे गुस्सा आया, तो उनके पुराने ख्यालों पे मुझे गुस्सा आया। जहाँ जहाँ अंडरलाइन है ये शब्द को लिखना है और बाकी सेम रहेगा। उसके बाद उनकी हंसी सिसकियों में तब्दील हो जाती है, तो उनकी हंसी सिसकियों में बदल जाती है। फिर चीनी के नाम के लिए डाली जाए तो उसका जायका क्या रहेगा? अच्छा, चीनी नाम के लिए अगर डाली जाए तो जायका मतलब स्वाद, तो यहाँ स्वाद रह जाएगा। उसके बाद है हिंदी पुल्लिंग शब्द है और उर्दू स्त्रीलिंग शब्द है। तो हिंदी का हमको उर्दू में कन्वर्ट करना है। तो मार्ग को उर्दू में राह, विलम्ब का देर, रोग का बीमारी, स्वर का आवाज़, व्यायाम का कसरत, चित्र का तस्वीर। इसके बाद है ये उर्दू स्त्रीलिंग है, वाक्य प्रयोग करना था, है ना, इसका आप कर सकते हैं। और यहाँ पे है ना ये एक सार्थक और दूसरा निरर्थक शब्द है ना, बीच में युग्म है। टोस्ट टोस्ट, तो अगर इसको अलग करना है तो टोस्ट क्या है? खाने की चीज़ है। ओस्ट तो ऐसी है जब हम बोलते हैं जैसे ना, निरर्थक शब्द है। वैसी पेंटिंग सार्थक और ये वेंटिंग निरर्थक। पढ़ाई सार्थक और ये पढ़ाई निरर्थक। तो ये हमारा प्रश्न उत्तर और ग्रामर यहाँ पे समाप्त होता है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए।